नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून से गर्व से भर देने वाली खबर जो है वो सामने आई है, जहां उत्तराखंड के 3 एनसीसी कैडेट्स ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक फतह हासिल की है। आपको बता दें 18 मई 2025 को इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल कर इन युवाओं ने न सिर्फ अपने साहस और दृढ़ता का मिसाल पेश की, बल्कि ये साबित कर दिया कि अगर सपनों में विश्वास हो तो मेहनत की जाए तो किसी भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले ये 3 कैडेट्स वीरेंद्र सामंत 29 साल के हैं, उत्तराखंडी वाहिनी देहरादून, कैडेट मुकुल बंगवाल 4 उत्तराखंड वाहिनी पौड़ी और कैडेट सचिन कुमार 3 उत्तराखंड वाहिनी उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री ने इन जाबाज कैडेट्स को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई भी दी और कहा इन्होंने पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। ये पर्वतारोहण न सिर्फ एक साहसिक कदम है, बल्कि देश के युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। तो आपको बता दें देहरादून कैडेट्स, ये तीनों कैडेट्स जो हैं उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए सीएम धामी ने उन्हें बधाई भी दी है। अब सीधे आपको बीकानेर ले चलते हैं, जहां पीएम मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और उनको भजन लाल शर्मा ने स्वागत किया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पीएम मोदी जो है वो बीकानेर पहुंच चुके हैं। वहां सभी लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। तो लोगों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी को आप देख सकते हैं। तो बीकानेर जो है पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। आज 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले हैं। 103 स्टेशनों का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन जो है पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी जो है राजस्थान के बीकानेर जो है वो पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत किया जा रहा है। सभी मंत्रीगण उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह सभी मंत्री जो हैं वो पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। टिहरी जिले के रोहित भट्ट ने आज सुबह एवरेस्ट आरोहण कर दिया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, रोहित भट्ट ने आज 22 मई 2025 को सुबह 8:15 पर सफलतापूर्वक आरोहण करके भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने अपने 29 पर्वतारोही जो कि शहीद हो चुके थे उनको वहां से श्रद्धांजलि भी अर्पित की। रोहित भट्ट के इस सफल आरोहण में उनके साथ शेरपा और उनके 2 साथी जो हैं वो मौजूद रहे। तो उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया रोहित भट्ट ने। एवरेस्ट आरोहण किया उन्होंने। आज सुबह 8:15 पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज वहां पे फहराया। तो ये बड़ी उपलब्धि जो है देश के लिए मानी जा सकती है। रोहित भट्ट ने एवरेस्ट पर यह आरोहण किया। आज सुबह 8:15 पर उन्होंने ये आरोहण किया है। तो ये बड़ी उपलब्धि जो है उत्तराखंड के लिए मानी जा सकती है। उत्तराखंड के का नाम रोशन जो है रोहित भट्ट ने किया है। एवरेस्ट आरोहण आज सुबह 8:15 पर उन्होंने किया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसके साथ ही जो
उनके पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने उनकी श्रद्धांजलि भी इस दौरान उन्होंने दी। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसको रोहित भट्ट ने वहां ध्वजारोहण किया। आज यानी 22 मई 2025 की सुबह 8:15 पर यह सफलतापूर्वक आरोहण किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उन्होंने अपने 29 पर्वतारोही जो कि शहीद हो चुके हैं, उनको वहां से श्रद्धांजलि अर्पित की। तो रोहित भट्ट के इस सफल आरोहण में उनके साथ शेरपा और उनके 2 साथी भी जो है वो मौजूद रहे। तो ये बड़ी उपलब्धि जो है ये मानी जा सकती है। उत्तराखंड की ये बड़ी उपलब्धि है, जहां आज सुबह 8:15 पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है माउंट एवरेस्ट पे फहराया गया। रोहित भट्ट के द्वारा ये एवरेस्ट पर ध्वजारोहण जो है वो किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, उनके 2 साथी शेरपा और 2 साथी जो हैं उनके साथ मौजूद रहे। तो ये सफल आरोहण जो है रोहित भट्ट द्वारा किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज रोहित भट्ट ने आज सुबह फहराया। तो रोहित भट्ट ने इस सफल आरोहण में उनके साथ शेरपा और उनके 2 साथी भी जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें, इस दौरान रोहित भट्ट ने अपने 29 पर्वतारोही जो कि शहीद हो चुके थे, उनको वहां पे श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो टिहरी वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि टिहरी जिले के रोहित भट्ट ने आज एवरेस्ट आरोहण किया है। देखिए, ये इस रूप में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से युवाओं में एक लड़क यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उसी में कह सकते हैं कि टिहरी गढ़वाल के ही रोहित भट्ट ने बड़ी सफलता हासिल करी है। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको फतेह करने का काम यहाँ पर किया गया। और अभी तक जिस प्रकार से खबरें यहाँ पर मिल रही है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार उत्तराखंड के लिए दिन ब दिन जो युवा हैं वो नए आयाम कीर्तिमान स्थापित करते हुए करते आ रहे हैं। एनसीसी कैडेट कोर्स के ही 3 ये कह सकते हैं कि युवा वहां पर गए थे, और उन्होंने इस माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसको फतेह करने का काम यहां पर किया है, जो उत्तराखंड की शान रूप में कहे जा सकते हैं। इन युवाओं से अब जो दूसरे जो युवा है वो प्रेरणा लेते हुए नजर आएंगे। और खास तौर पर उत्तराखंड के लिए बड़ा इसलिए भी दिन कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इन युवाओं ने कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वो आने वाले दिनों में उत्तराखंड के लिए जो साहसिक जो पर्यटन की जो गतिविधियां होंगी उसको बढ़ाने वाला भी कहा जा सकता है, क्योंकि यही युवा दूसरे युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए नजर आएंगे। और इन युवाओं के सहारे जो यहाँ पर जो राज्य सरकार जो साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है, उसके लिए उत्तराखंड के जो विभिन्न जो चोटियाँ हैं या विभिन्न जो कह सकते हैं कि ताल हैं या फिर दूसरे ऐसे जो अभयारण्य हैं, वहां पर जाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि ये जो सफलता है ये आने वाले दिनों में और दूसरे युवा भी लिखते हुए नजर आए, और इसी प्रकार से उत्तराखंड का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। जी अभय, अगर बात की जाए, क्योंकि रोहित भट्ट जो है वो टिहरी के रहने वाले हैं, ऐसे में वहां पे उनके माँ बाप या पड़ोसी जो भी है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जा सकती है, देश का नाम रोशन किया है उन्होंने। देखिए, इसे बड़ी उपलब्धि इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक कई पर्वतारोही को लिए ये कह सकते हैं कि जो इस पर्वतारोहण करना चाहते हैं या पर्वतारोहण कर रहे हैं, उनके लिए माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह करना एक बड़ा सपना होता है। लेकिन उत्तराखंड के इन नौजवानों ने जिस प्रकार से अदम्य साहस का परिचय वहां पर दिया है, जो वहाँ की भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ होती है, उन चुनौतियों को पार करने के बाद जिस प्रकार से इस एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने का काम उनकी तरफ से किया गया, तो वो बड़ा ये कह सकते हैं कि बड़ा खुशदायी हर पल गर्वान्वित महसूस कराने वाला पल है। उनके जो पड़ोसी हैं, रोहित भट्ट के जो पड़ोसी हैं या परिवार के जो सदस्य हैं, वो सभी इस रोहित की सफलता पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि अब उनके बीच में एक ऐसा युवा मौजूद है जो जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह यहाँ पर किया है। और इसलिए भी इसे समझा जा सकता है कि राज्य सरकार जिस प्रकार से युवाओं को प्रेरित कर रही है, वो उसके बड़े सकारात्मक परिणाम अब देखने को भी मिल रहे हैं। जी
जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ के युवा जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे इस तरह के माउंट एवरेस्ट पे जाने का फील्ड हो, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए रोहित भट्ट की, तो अभय, रोहित भट्ट कब तक टिहरी पहुंचने वाले हैं और राज्य सरकार की तरफ से उन्हें क्या कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं, किस तरह से उनका जश्न जो है वो मनाया जाएगा? देखिए, अभी ये कह सकते हैं कि सफलता अभी यहाँ पर मिली है और अभी उन्हें वापस अपना जो बेसिक जो कैंप है, यानी जो पहला जो कैंप होता है उसे पार करने में उन्हें 2 दिन का समय और वहाँ पर लगेगा। यानी कह सकते हैं कि इस सप्ताह के अंत तक रोहित भट्ट वापस उत्तराखंड में यहाँ पर पहुँचेंगे। उनका जोरदार स्वागत की तैयारी उनके परिजनों की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे, राज्य सरकार की तरफ से भी उन्हें सम्मानित करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय, इस खबर पर विस्तार से। अभय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो ये बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जा सकती है, रोहित भट्ट ने एवरेस्ट आरोहण किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पौड़ी जनपद के बीरोखाल क्षेत्र के रसिया महादेव से सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें, खटलगढ़ क्षेत्र में अचानक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों में दहशत फैल गई है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए नदी के किनारे रह रहे लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दे दी है। अब तक किसी तरह के जान माल का नुकसान की सूचना जो है वो नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सतर्कता के साथ नजर आ रहा है और हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो ये बता दें, पौड़ी में ये बड़ा हादसा जो है वो हो गया है। आपको बता दें, रसिया महादेव में भारी बारिश से अफरा तफरी मच गई है। खटलगढ़ में अचानक नदी का स्तर जो है वो बढ़ गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़कोट क्षेत्र के खराड़ी में बादल फटने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आ गया है, जिससे यातायात जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। सड़क किनारे दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और लोग परेशान हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। प्रशासन मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का प्रयास कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द यातायात जो है वो बहाल किया जा सके। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी के बरकोट में बादल फटने से ये मलबा जो है वो जमा हो गया है। कोई भी नुकसान नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जनपद पौड़ी में बुधवार शाम जारी भारी बारिश ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया। आपको बता दें, बीरोखाल के रसिया महादेव क्षेत्र में बारिश के चलते अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं खटलगढ़ क्षेत्र में कहानी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सख्त चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। राहत की बात यह है कि समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार की जान माल की हानि जो है वो सूचना नहीं मिली है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जो है वो जुड़ चुके हैं। अभय, भारी बारिश की तबाही का मंजर एक बार फिर से पौड़ी में देखने को मिला है, क्या कुछ स्थिति है अभी वहां की? देखिए, ये कह सकते हैं कि आसमान से जो बारिश बरसी है, ये आफत की बारिश उत्तराखंड के लिए आई है। मानसून सीजन से पहले जिस प्रकार से ये बारिश यहाँ पर बरसी है और लगातार इस बारिश से नुकसान की खबरें यहाँ पर मिल रही है, वो राज्यवासियों के लिए ये कह सकते हैं कि बड़ा दुखदायी विषय इस समय कहा जा सकता है, क्योंकि आम जनता की जो परेशानियाँ वो बढ़ती नजर आए। आपका चाहे उत्तरकाशी जनपद हो चाहे पौड़ी जनपद हो, दोनों ही जगहों पर कई ऐसी सूचनाएं यहाँ पर मिली है जो चिंताजनक कही जा सकती है, जिला प्रशासन के लिए भी है, स्थानीय लोगों के लिए भी। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश के चलते कह सकते हैं कि गधेरे उफान पर चल रहे हैं, ऐसे में आम जनता की परेशानियां बढ़ रही है, उनकी फसलें तबाह हो रही है और खासतौर पर जो नदी नालों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। अभी ये कह सकते हैं कि जान के किसी के नुकसान की सूचना यहाँ पर तो नहीं मिली है, लेकिन जो फसलों को जो नुकसान हुआ है या फिर दूसरे जो माल का जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बारिश आ रही है, जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बदल रहा है,
वो ये कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में तो राहत देने वाला कहा जा सकता है कि गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि लगातार जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए, क्योंकि पौड़ी की नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है, हालांकि आपने बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन आगे और कौन से जगह है जहां पे इस तरह के हालात जो है वो दिख सकते हैं, या सरकार की तरफ से अगर बात की जाए सुरक्षा की तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा को लेकर ये कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से लगातार एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर किया गया है। ऐसे सभी संभावित स्थान जहाँ पर बारिश के दौरान खतरा ज्यादा हो सकता है, बाढ़ आने की संभावनाएं हो सकती है या फिर लैंडस्लाइड का खतरा वहाँ पर हो सकता है, तो जिला प्रशासन की तरफ से SDRF और पुलिस प्रशासन दोनों की तैनाती वहाँ पर कर दी गई है। जो क्षेत्रीय जो प्रशासन है, खासतौर पर ये कह सकते हैं कि तहसील स्तर का जो प्रशासन है उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। जिला मुख्यालय का जो कंट्रोल रूम है उसे 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, और जैसे ही बारिश हो रही है या जैसे ही बारिश का कोई पूर्वानुमान जारी होता है तो जिला प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर ऐसे सभी संभावित स्थानों पर जहाँ पर खतरा ज़्यादा हो सकता है, यानी अगर नदियों के किनारे कोई लोग रहते हैं तो फिर उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पहले से ही सूचित करने का काम यहाँ पर किया जाता है। और अगर कोई लैंडस्लाइड वाली ऐसी जगह है जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है, वहाँ पर भी लोगों को ना जाने की चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। खासतौर पर जो पहाड़ी जो मार्ग हैं उन मार्गों पर ये कह सकते हैं कि बारिश के दौरान यातायात न करने की हिदायत जिला प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, और ये कहा जा सकता है कि तैयारी तो जिला प्रशासन के अपना स्तर पर पूरी है, लेकिन जैसे ही बारिश यहाँ पर आती है, जैसे ही आपदा का समय आता है, जो तैयारियां जिला प्रशासन यहाँ पर करता है, जिसके दावे उनकी तरफ से लायक किए जाते हैं, वो सिर्फ हवा ही साबित नजर आते हैं। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो जनता की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जनता की परेशानी है वो बढ़ती जा रही है, हालांकि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो है वो किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन जो है वो कितने तरीके से सुरक्षित लोगों को बचा पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, भारी बारिश से ये तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला है। पौड़ी का ये पूरा मामला है जहां नदी का जल स्तर बढ़ गया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार विकास भवन रोशनाबाद स्थित सभागार में ग्रामोत्थान परियोजना की वार्षिक कार्य योजना और बजट पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। आपको बता दें, मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला परियोजना प्रबंधक संजय सक्सेना ने की है। आपको बता दें, कार्यशाला में पिछले 3 वर्षों की प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी लक्ष्यों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। आपको बता दें, मधुमक्खी पालन को ग्रामीण आजीविका के प्रमुख माध्यम के रूप में चिन्हित कर उस पर विशेष संवाद भी किया गया। इस दौरान कार्यशाला में SOP, निगरानी प्रणाली और रणनीतियों पर भी विचार किया गया। आपको बता दें, परियोजना के निदेशक DRDA KN तिवारी ने भी भाग लिया और दिशा निर्देश प्रदान किए। सभी विकास खंड स्तरीय और CLF टीमों ने इसमें सक्रियता के साथ भागीदारी निभाई। ये जो हमको स्टेट से टारगेट मिला हुआ है रीप परियोजना अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार को, उसके लिए उसका जो टारगेट्स मिला है, फिजिकल फाइनेंशियल टारगेट है, उसको कैसे हम लोग अचीवमेंट करेंगे मंथ वाइज, क्वार्टरली, उसके लिए आज एक कार्यशाला रखी गई थी रीप के पूरे जो CLF लेवल, ब्लॉक लेवल स्टाफ के साथ। और उसमें हम लोग इस बार ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारा टारगेट्स होगा हम उसको CLF लेवल तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका पर्पज ये है कि ताकि प्रत्येक CLF से हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट करने का। तो इस विषय में उनको विस्तार से बताया जा रहा है, और इंटरप्राइजेस किस तरीके से बनाना है, पोटेंशियल क्या क्या है, इन सब विषयों में विस्तार से चर्चा की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ देश के सैन्य बलों के अदम्य साहस के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए देश भर में कांग्रेस जय हिंद रैली निकालेगी। उत्तराखंड की रैली हल्द्वानी में 31 मई को निकाली जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी वरिष्ठ नेताओं से रैली पर चर्चा की और साथ ही प्रदेश में चल रहे प्रशिक्षण शिविरों और अन्य संगठनात्मक आंदोलनात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि कुमारी शैलजा ने 31 मई को हल्द्वानी में आयोजित होने वाली जय हिंद रैली को सफल बनाने के लिए सभी नेताओं से आह्वान किया है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सत्ताधारी बीजेपी अपनी पार्टी की जीत के रूप में प्रचारित कर रही है।
उससे पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे बीजेपी की सारी पोल पट्टी जो है वो खुल गई और फिर इन सभी पर कार्रवाई भी नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हल्द्वानी में जय हिंद रैली ऐतिहासिक होगी, साथ ही राज्य में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों की जानकारी भी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा दी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ हुआ और उसमें जो वीरता, साहस और पराक्रम हमारी फौजों ने दिखाया है, उसको लेकर एक झंडा रैली हल्द्वानी में सुनिश्चित की गई है, क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली हमारी देहरादून हो चुकी जिसमें सचिन पायलट जी आए थे। ये 31 तारीख को इसी महीने हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है। इसमें सेना के साहस, शौर्य इत्यादि का उल्लेख, उनका सम्मान होगा। मैक्सिमम हम एक्स फौजी जो हैं, हमारे पूर्व सैनिक जो हैं, उनको उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। तथा जो हालात हैं इस समय के, जिसमें ट्रंप ने जो बोला है खासकर, उस विषय पे जो बात साजिया जी के विरुद्ध कही गई या अन्य हमारे सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कही गई, वो बातें हैं। और जिस तरीके से अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून जिला प्रशासन ने अवैध धार्मिक निर्माणों पर सख्ती शुरू कर दी है। जिला अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि 3 दिन के भीतर ऐसे सभी निर्माण चिन्हित किए जाएं। सभी संबंधित विभागों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है और चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वन विभाग अब तक 3 अवैध धार्मिक निर्माण जो है वो हटा चुकी है। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अपनी संपत्तियों को दोबारा सर्वेक्षण कर अवैध निर्माणों की सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि कार्रवाई जो है वो तेजी के साथ किया जा सके। तो डीएम की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। अवैध धार्मिक निर्माणों पर सख्ती बरतते हुए कहा गया है कि सभी अवैध धार्मिक स्थलों की जांच की जाए, जिससे कार्रवाई जो है वो जल्दी से जल्द किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से रिपोर्ट भी मांगी है। लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी जो हैं वो डीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो अवैध निर्माण, धार्मिक निर्माणों पर सख्ती बरतने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम से पिछले 24 घंटे में 23,546 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अब तक कुल 4,53,414 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए बद्रीनाथ धाम में, तो बद्रीनाथ धाम में 20,304 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अब तक की बात की जाए तो कुल 2,94,864 श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 24 घंटे में 10,320 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि यमुनोत्री धाम में 9,812 श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हैं। अब तक गंगोत्री यमुनोत्री को मिलाकर कुल 4,07,108 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। 4 धाम यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और प्रशासन द्वारा यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। तो आपको बता दें, केदारनाथ धाम में 24 घंटे में 23,546 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अब सीधे ले चलते हैं श्री हेमकुंड, जहां सीएम धामी जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्री हेमकुंड में वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे आपको ले चलते हैं श्री हेमकुंड, जहां सीएम धामी जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम धामी को, जहां वो श्री हेमकुंड पहुंचे हुए हैं। ऋषिकेश के श्री हेमकुंड जो है सीएम धामी जो है पहुंचे हुए हैं। उनके साथ कई मंत्री भी जो हैं वो मौजूद है। तो ऋषिकेश से प्रथम जत्था जो है वो मार्च में निकला था श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा के लिए। यहाँ पर सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना करते हुए। सीएम धामी को आप देख सकते हैं। तो ऋषिकेश की ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा को लेकर
सीएम धामी जो है वहां पहुंचे हुए हैं, उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद हैं। तो श्री हेमकुंड साहब में सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लोग भजन करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री हेमकुंड साहब की ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी जो है अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे हुए नमन करते हुए नजर आ रहे थे। सीएम धामी, उनके साथ कई मंत्रीगण भी जो है वो मौजूद हैं। तो मार्च में ये जत्था निकला था, उसके बाद से ये यात्रा जो है सफल बनाने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। तो आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी को आप देख सकते हैं, हाथों में फूल माला लिए हुए सीएम धामी को आप देख रहे हैं। ऋषिकेश से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां श्री हेमकुंड साहब में पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। हाथों में फूल माला लिए हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं, जहां वो श्री हेमकुंड साहब में चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम धामी जो है इस श्री हेमकुंड में बैठे हुए हैं, अपने मंत्रियों से बातचीत करते हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं। इस दौरान कई मंत्री भी जो हैं वो मौजूद हैं। तो सीएम धामी को आप लाइव देख रहे हैं, जहां वो श्री हेमकुंड साहब में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, माल्यार्पण किया और उसके बाद वो वहां हो रहे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बैठे हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं। श्री हेमकुंड साहब की ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी ने जो पहला जत्था निकला उसको फ्लैग दिखाया। ऋषिकेश से प्रथम जत्था जो है वो निकला। तो हेमकुंड साहब में सीएम धामी को आप लाइव देख रहे थे, जहां वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे, लोगों से बातचीत करते हुए सीएम धामी को आप देख रहे थे। फिलहाल इस देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।